इस वीडियो में आज हम जानेंगे R600 जो रेफ्रिजरेटर होता है उस पर गैस रिफ़िल करने के टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि R600 जो रेफ्रिजरेटर होता है बहुत ही डेंजर होता है और इस पर गैस चार्ज करने के टाइम आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे तो गैस चार्ज करने के टाइम उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। जैसे ये वाला जो रेफ्रिजरेटर आप देख रहे हो ये हायर कंपनी का 220 लीटर का सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर है। इस पर हम लोग देख पा रहे हो इसका कूलिंग कॉइल जो है नया है, इस पर चेंज किया हूँ। तो क्यों चेंज किया हूँ और इस पर जो सेफ्टी है मतलब इसका गैस रिफिल करने के टाइम कौन सा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है और गैस चार्ज करने के टाइम हम लोगों का क्या दिक्कत आया है वो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके उसको ऑल पे सेट करके रखना इस टाइम नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये वाला जो चेंबर है कूलिंग कॉइल है ये उसका पुराना वाला चेंबर है, लेकिन ये देखने में नया लग रहा है। मतलब रेफ्रिजरेटर जो है वो एकदम नया है, लेकिन इस पर दिक्कत आया है। यहाँ पे दो जगह देखो, एक दो और नीचे एक दो है और राइट साइड पे भी एक है। ये कस्टमर ने इसको होल्ड कर दिया है। होल्ड कर दिया मतलब ये ज़्यादातर होता है कि आइस आ जाता है सिस्टम में, तो आइस आने के वजह से कस्टमर को जल्दी होता है या आइस निकलने के टाइम अब कुछ चीज़ से उसको मतलब आइस निकलने जाते हो तो लीक हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये भी ऐसे लीक कर दिया है। तो हम लोग इस पर सिस्टम में पानी चला गया, मतलब इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर और कूलिंग कॉइल दोनों में पानी चला गया। तो कंप्रेसर को भी बाहर निकाल लिया हूँ और कूलिंग कॉइल जो है उसको चेंज कर दिया हूँ, जैसे बिठा दिया हूँ जैसे देख पा रहे हो। तो कंप्रेसर का जो ऑयल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सक्शन लाइन जो है सिस्टम चलने के बाद सक्शन लाइन के साथ गैस के साथ जो पानी है वो ऑयल में मिक्स हो जाता है। ऑयल पे मिक्स होने का वजह से क्या होता है, अब जब गैस चार्ज करेंगे उस पर चोक्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उसको ऑयल निकाल दिया हूँ और उसकी जगह पे हम लोग उस पर नया ऑयल डाल दिया हूँ। नया ऑयल डालने के लिए कंप्रेसर को ऑन करने के बाद अब जो जितना ऑयल था उस पर उससे थोड़ा ज़्यादा मतलब 3% ज़्यादा ऑयल उस पर ऐड करेंगे। सक्शन लाइन पे कोई भी पतला पाइप या कोई भी चीज़ से उस पर खिंचाएँगे तो वो ऑटोमेटिक खींच लेगा, अंदर चला जाएगा। तो हम लोगों का जो स्टेनर कैपिलरी के साथ कनेक्ट है और जो बॉडी कंडेंसर है उसके साथ भी कैपिलरी और स्टेनर ज्वाइन कर दिया हूँ। अभी हम लोगों का काम है इसका जो डिस्टल लाइन का जो पाइप का टुकड़ा है ये सब निकाल, क्योंकि सिस्टम जब इसको चेक किया था तो इसको काटा था, क्योंकि R600 जो गैस होता है रिक्सी होता है, मतलब इसका आग लग जाने का चांस होता है। तो इसके लिए गैस निकलने के टाइम या गैस चार्ज करने के टाइम अब उसको वेल्डिंग नहीं कर सकती है। तो हम लोग को देख पा रहे हो डिस्चार्ज और सक्शन और इसका जो चार्जिंग लाइन है तीनों कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग इसको डायरेक्ट एक चार्जिंग लाइन से इसको वैक्यूम कर रहे हैं। इसको थोड़ा देर ऐसे नॉर्मली वैक्यूम करेंगे इसको, क्योंकि R600 जो गैस होता है इस पर पॉलीस्टोल ऑयल होता है। तो पॉलीस्टोल जो ऑयल होता है ये बहुत ही एब्जॉर्ब करने का इसका क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इस पर ऑयल जो है एयर चला जाता है तो आपका गैस चार्ज करने के बाद भी जितने भी अच्छे तरह से गैस चार्ज करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके लिए वो करना जरूरी होता है। जैसे ये वाला पॉलीस्टर ऑयल इस पर डाला हुआ हम लोग, क्योंकि पहले भी पॉलीस्टर ऑयल था इस पर, तो हम लोग इस पर सेम टू सेम ऑयल डाला हो, क्योंकि सेम ऑयल नहीं डालेंगे तो इस पर कूलिंग कॉइल में फिर ऑयल चला जाएगा और सिस्टम में कूलिंग नहीं आ पाएगा। तो हम लोग ये वैक्यूम हो जाने के बाद इसको फिर गेज और चार्जिंग लाइन लगा के फिर दूसरी बार वैक्यूम करेंगे, क्योंकि R600 में सेल वैक्यूम करने से भी हो जाता है, लेकिन सेल वैक्यूम नहीं करने से सबसे अच्छा होता है। मतलब 600 जो गैस होता है इस पर कंप्रेसर को खाली चलाना एकदम सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ये वैक्यूम हो जाने के बाद फिर थोड़ी देर मतलब जितना ज़्यादा वैक्यूम करेंगे उतना अच्छा है। तो गेज चार्जिंग लाइन लगा के फिर से भी इसको वैक्यूम करेंगे। तो ये वाला वैक्यूम हो जाने देते हैं। जैसे हम लोगों का खाली जो चार्जिंग लाइन लगा के वैक्यूम किया था वो वैक्यूम हो गया है। अभी हम लोग चार्जिंग लाइन के साथ मतलब गेज पहले खाली चार्जिंग लाइन लगा के वैक्यूम किया था, अभी गेज के साथ वैक्यूम करेंगे क्योंकि गैस चार्ज करना है हम लोगों को। तो जैसे देख पा रहे हो इस पर वैक्यूम हो गया है, मतलब लॉन्ग टाइम वैक्यूम होने के बाद अब हम लोग ये वाला जो 600 गैस है, अब कोई भी कंपनी का हो सकता है लेकिन 600 गैस होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पर आप 134 भी गैस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो लीकेज वाला जो सिस्टम है, सिस्टम में जब पानी चला जाता है तब उस पर अब आप 600 के जगह दूसरे कोई गैस नहीं दे सकते हैं। मतलब आपको 600 गैस ही देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर दूसरा गैस देंगे तो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होगा।
और फिर भी ये जो सिस्टम है हम लोग काम करते हैं ये भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि कंपनी में जो सिस्टम करता है पंचिंग सिस्टम करता है उससे वो सही तरीका है। क्योंकि वेल्डिंग करने के टाइम पाइप जो ज्वाइन करते हैं उस पर जो डस्ट आता है वो चला जाएगा तो भी ये सही से कूलिंग नहीं आएगा। जैसे सिस्टम कंप्लीट हो गया है, काम भी चल रहा है, लेकिन बीच में जो दिक्कत की बात कर रहे थे इस पर क्या प्रॉब्लम हुआ था। पहले एक बार गैस टच किया था तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, चोक्ड हो गया था। तो क्यों चोक्ड हो गया? जैसे कूलिंग कॉइल चेंज किया हूँ तो उसके क्या ऑयल के साथ साथ पानी चला गया था तो कूलिंग कॉइल चेंज कर दिया हूँ, लेकिन हम लोग कंडेंसर का जो बॉडी कंडेंसर उसको चेंज नहीं किया था, तो कंडेंसर के अंदर भी इसका पानी चला गया है। तो पानी जाने के वजह से हम लोग वो चेंज नहीं किया था तो उसको गैस टच कर दिया था। गैस टच करने के बाद ये कूलिंग भी सही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब ऑटो हो रहा था तब ये चोक्ड हो रहा था। तो इसके लिए हम लोग ये बॉडी कंडेंसर देख पा रहे हो इसको भी अलग कर दिया हूँ और नई तरीके से इसका हम लोग नया कंडेंसर इस पर बॉडी पे बाहर मतलब बाहर इसको फिट किया हूँ। 220 लीटर का फ्रिज है मतलब रेफ्रिजरेटर है, तो इसके लिए हम लोग इस पर 10 रो वाला जो कंडेंसर है वो लगाया हूँ। अब 12 भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 10 लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो वाला जो कंडेंसर है वो इस पर यूज़ किया हूँ। मतलब 10 रो लगाएंगे तो सही से ये काम करेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, छोटा होगा तो मतलब दिक्कत आएगा। उसके बाद कंडेंसर चेंज करने के बाद इसको सही तरह से फिर से दोबारा वैक्यूम किया हूँ और ये सक्सेसफुल हो गया है। मतलब R600 का जो रेफ्रिजरेटर होता है उस पर अब लोग एक तो वैक्यूम तो करना ही पड़ेगा, दूसरा सेल वैक्यूम नहीं करना पड़ेगा। मतलब सेल वैक्यूम नहीं करेंगे तो अच्छा है, सेल वैक्यूम करेंगे तो खड़ा नहीं कर पाएंगे, मतलब इसको कंप्लीट नहीं होगा ये। इसके लिए मतलब वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना सबसे अच्छा रहेगा। मतलब वैक्यूम पंप से वैक्यूम करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा और आपका एक ही चांस में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे इसका कूलिंग चेक कर लेते हैं। जैसे सिस्टम देखिए, इसके अंदर पानी का बोतल रखा हूँ मतलब चेक करने के लिए, और इसका जो कूलिंग का सिस्टम है ट्रे में देखो आइस आ गया, मतलब जो पानी का बूंद है वो हार्ड हो गया, मतलब आइस बन गया है। और जैसे अभी ये हाथ फिराते हो चेम्बर पे तो हाथ भीगता नहीं है, मतलब सूखा आइस है। मतलब आपका सिस्टम में सूखा आइस है तो वो एकदम कंप्लीट मतलब उसका जो कूलिंग सिस्टम है परफेक्ट है। अभी इसका जो थर्मोस्टेट है एकदम नॉर्मल पे रखा हूँ, मतलब जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे छोड़ दिया हूँ। अभी जैसे देखो -5.8 पे आ गया है, लेकिन ये पहले भी ऑटो कट हो रहा था, लेकिन पहले के ऑटो कट होने के बाद जब दूसरे बार चालू होने जाता था तब चोक हो जाता था। लेकिन अभी देखो फिर से ये ऑटो कट हो गया, -10 पे ऑटो कट हो रहा है और अभी देखो बंद है, फिर ये और नॉर्मली ये काम कर रहा है। मतलब R600 गैस जो होता है ये बहुत ही रिस्की होता है। मतलब गैस हालत में आप उसको वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं और इसका जो वेल्डिंग है उसको भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा।